हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम लोग नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इन्वॉल्व होने वाला जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, इसकी अगर बाइंडिंग साइट की बात की जाए तो इसकी बाइंडिंग साइट बिल्कुल अलग होती है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इन्वॉल्व होता था उसमें यह देखा जाता था कि वहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट दोनों की बाइंडिंग साइट एक ही थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एंजाइम्स में अलग होती है और इनहिबिटर्स जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है उसकी बाइंडिंग साइट एंजाइम्स में भी अलग रहती है। मतलब दोनों की डिफरेंट बाइंडिंग साइट होती है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में भी देख रहे हैं कि ये सबस्ट्रेट है तो ये यहाँ पर बाइंड कर रहा है, जबकि जो ये इनहिबिटर्स है उसके लिए बाइंडिंग साइट इस जगह पे दी गई है। तो डिफरेंट बाइंडिंग साइट होती है। अब बात यहाँ पर अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की जाए तो देखने को ये मिलता है कि ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है ये फ्री एंजाइम्स के साथ भी बाइंड कर सकता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि ये ई एंजाइम्स के साथ ये जब इनहिबिटर्स बाइंड कर रहा है तो EI कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक बाइंडरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक, दूसरी तरफ ये जो इनहिबिटर्स है ये ES कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड कर सकता है और यहाँ पर एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स ESI कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। तो इस जगह अगर आप देखें तो यहाँ पर बाइनरी कॉम्प्लेक्स और टर्नरी कॉम्प्लेक्स दोनों बनते हैं, जबकि जो हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात कर रहे थे वो सिर्फ बाइनरी कॉम्प्लेक्स ही बना रहा था। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि एंजाइम्स के साथ अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है और अगर ES कॉम्प्लेक्स बन गया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर अगर ES कॉम्प्लेक्स बन गया तो कंप्लीट ES जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 100% हमें प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर ES कॉम्प्लेक्स बना है तो कुछ एंजाइम्स जो है 90% जो है वो तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। हो सकता है 10% जो है ES कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर्स बाइंड कर जाए और ESI कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो इस कंडीशन में अगर टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है तो फिर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Vmax जो है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। Vmax जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? क्योंकि अगर यहाँ पर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ने से ES कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ES कॉम्प्लेक्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो हमें 100% प्रोडक्ट मिलेंगे। नहीं, अगर ES कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बन रहे हो या आप नॉर्मल जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन उसी कंसंट्रेशन में ही अगर रखते हैं, ES कॉम्प्लेक्स कितने भी बने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे के पूरे ES कॉम्प्लेक्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। 100% एंजाइम्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। हो सकता है कि 90% ही इन्वॉल्व हों और 10% जो है ES कॉम्प्लेक्स के साथ इनहिबिटर्स बाइंड करके टर्नरी कॉम्प्लेक्स ESI कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो ऐसी कंडीशन में जो 100% प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं बनता। तो Vmax जो हमें मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिलती, बल्कि Vmax क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं Km की, तो यहाँ पर Km में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं देखा जाता है। क्यों? क्योंकि Km की अगर बात करी जाए तो चूँकि यहाँ पर अगर आप देखें तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स दोनों की बाइंडिंग साइट अलग अलग है। यहाँ पर इनहिबिटर्स की वजह से सबस्ट्रेट की बाइंडिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इनहिबिटर्स के आने की वजह से एंजाइम्स की जो एफिनिटी है वो सबस्ट्रेट के लिए कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इनहिबिटर्स की प्रेजेंस और अब्सेंस में भी, प्रेजेंस हो या अब्सेंस हो, दोनों कंडीशन में एंजाइम्स की जो एफिनिटी उसके सबस्ट्रेट के लिए वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। जैसे अगर आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, ES कॉम्प्लेक्स देखिए, E फ्री एंजाइम्स था तो भी आसानी से सबस्ट्रेट बाइंड करके ES कॉम्प्लेक्स बना रहा था, और अगर EI कॉम्प्लेक्स बन रहा था, मतलब जो बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना था, वहाँ से भी तो सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, उसी एफिनिटी के साथ बाइंड कर रहा है। अगर इनहिबिटर्स के प्रेजेंस में एफिनिटी रिड्यूस होती, कम हो जाती, तब तो फिर ये जो सबस्ट्रेट है ये बाइंड ही नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जो EI कॉम्प्लेक्स बना है, एंजाइम्स के साथ इनहिबिटर्स भी बाइंड कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है और ESI कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये बात ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर इनहिबिटर्स की वजह से एंजाइम्स
का एंजाइम्स की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई अंतर नहीं आ रहा है, वो सेम है, इसीलिए Km कैसी हो जाती है, अनचेंज्ड, नो चेंज। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस के केस में Vmax तो डिक्रीज हो जाती है लेकिन Km में कोई बदलाव नहीं देखा जाता। अब इसी को ही अगर हम लोग मैक्सवेल-मेंटन प्लॉट और लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट में अगर देखें तो फिर किस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इनहिबिटर्स की अगर प्रेजेंस होती है तो Vmax वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और Km में कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर जब इनहिबिटर्स नहीं था तो Vmax हमें मैक्सिमम मिल रही थी, लेकिन जैसे इनहिबिटर्स की प्रेजेंस हुई तो इस केस में Vmax जो थी वो कम हो गई। दूसरी तरफ Km कैसी थी, अनचेंज थी, Km में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, एफिनिटी पहले भी जितनी थी एंजाइम्स की सबस्ट्रेट के लिए उतनी ही बाद में भी थी, इनहिबिटर्स के प्रेजेंस में भी उतनी ही थी। तो यहाँ पर अगर आप देखो Km वैल्यू इन दोनों के लिए इन दोनों मतलब इनहिबिटर्स की प्रेजेंस और अब्सेंस में Km की जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक, ये तो हो गया मैक्सवेल-मेंटन प्लॉट की बात। अब अगर हम लोग लाइन-वीवर-बर्क प्लॉट में देखें तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का आएगा। इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में Vmax वैल्यू यहाँ रहेगी, इनहिबिटर के अब्सेंस में इनहिबिटर्स की प्रेजेंस में ये Vmax यहाँ पर रहेगा, वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि हमें पहले से पता है कि स्लोप जो होती है वो Km/Vmax पे डिपेंड करती है। तो अगर Vmax कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगी तो फिर ये नीचे की तरफ कुछ इस तरह के यहाँ पर हो रहेगा। तो Km तो सेम रहेगा लेकिन Vmax की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस के केस में, और ये भी रिवर्सिबल इनहिबिशन में ही आते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव या मिस कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं ये सारे रिवर्सिबल इनहिबिशंस में ही आते हैं, उन्हीं के ही टाइप माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है वो नॉन कोवैलेंटली ही हो रहा है इनहिबिटर्स का उसके एंजाइम्स के साथ। ओके, अब आता है एग्जाम्पल में। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस में जो फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है साइनाइड। साइनाइड एक ऐसा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कॉम्प्लेक्स 4 आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसका ये इनहिबिटर्स माना जाता है। सेकेंड जो होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का एग्जाम्पल वो होता है एल आइसोल्यूसिन जो कि एल थ्रियोनिन डिहाइड्रेटेज को इनहिबिट करता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिक्स्ड जो इनहिबिशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फिर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। Okay.